नमस्कार प्यारे किसी साथियों, मैं शुभम कुमार चड्डा ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पर, जो आपका कोर्स चलता है SSAC 111 उस पर रहने वाला है। लेकिन वह वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप जिस हिसाब से हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को प्यार देते हैं, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलती है, एक जुनून मिलता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत ब्राइट एग्रो परिवार की ओर से मैं धन्यवाद करूंगा। और इसी क्रम में आज की जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे SSAC का जो पेपर है वो आपको कैसे सोल्व करना है, आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और साथ ही साथ जो न्यू टाइप है वो आपको कहाँ मिलेगी, और जो गैस पेपर है, जो गैस पेपर वही जिसके लिए आपको कहा गया है ब्राइट एग्रो के गैस पेपर जो होते हैं वो बिल्कुल पेपर की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रोनॉमी हो चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वहां से लगभग 90 से 95% पेपर डिक्टो का डिक्टो ब्राइट एग्रो के गैस पेपर से आता है। बिल्कुल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको गैस पेपर है सोइल साइंस का वो कहाँ मिलेगा और कहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे, बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, लेकिन दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करना है आपको। तो देखना, स्टार्ट करते हैं। आपको जो गैस पेपर है वो ये गैस पेपर वही जहां से क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका, वो आपको मिलेगा हमारे रमेश जी सर द्वारा इसको सोल्व कराया गया है। ये आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, जी हाँ बिल्कुल फ्री ये आपको अवेलेबल होगा। कहाँ पर? यूट्यूब पर चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ब्राइट एग्रो क्लासेस के चैनल पर आप SSAC का अगर सर्च करेंगे, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का, तो आपको गैस पेपर मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं न्यू टाइप का सॉल्यूशन, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको न्यू टाइप का जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। जी हाँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस आपका जो प्रेम है उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो देखना, अगली चीज ये हमारी सोइल साइंस जो दिख गई होगी आपको, pH, टेम्परेचर, सोइल की स्ट्रक्चर, क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, कैसे आपको सोल्व करना है, सारी चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ से टॉपिक आते हैं सबकी चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो सोइल के बारे में ही है, कि आप सोइल के बारे में क्या जानते हैं। अब यहाँ से जो बेसिक टर्म है वो आपको पता भी होगा कि सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ना। सोइल की डेफिनेशन क्या है? अब यहाँ पर सोइल की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार, आपको जोफे व मार्बट के अनुसार भी पता होनी चाहिए, आपको बैकमैन व ब्रेडी के अनुसार भी पता होनी चाहिए। आपको सभी प्रकार की सोइल की डेफिनेशन जो होती है वो पता होनी चाहिए। पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? पेडोलॉजी में पता होगा आपको सोइल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम ये सारा जो पढ़ते हैं वो पेडोलॉजी में। अब बेसिक, जैसे कि मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेता है पेडोलॉजी के जनक कौन है। तो पेडोलॉजी के जनक कौन है? वीवी डोकुचेव हैं। पूछ लेता है कोलाइड, मृदा कोलाइड के जनक कौन है? तो आप जानते होंगे थॉमस वे है। कौन है? थॉमस वे है। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ मृदा जांच के जनक कौन है, तो ट्रग है। कौन है? ट्रग। मृदा सूक्ष्म जीव के कौन है? वैसे शायद ये मृदा सूक्ष्म जीव आपके इस टॉपिक में नहीं है, पर फिर भी SN विनोग्रेडेस्की है। ठीक है, अब नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपसे वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनने के चांस बनते हैं। अगर आपसे वो पूछ ले कि भारत में कृषि रसायन के, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कौन है, तो हमारे लिविंग जी हैं, है ना, JB लिविंग, जस्टिस फॉर लिविंग है। प्लस अगर वो आपसे पूछ ले सोइल केमिस्ट्री के कौन है, तो शायद कोलाइड केमिस्ट्री के तो थॉमस ग्राम है, और जो मृदा रसायन है वो सोइल केमिस्ट्री के थॉमस वे है। ठीक है, एक बार करेक्शन करूंगा, सोइल कोलाइड के कौन है? थॉमस ग्राम है। कौन है? थॉमस ग्राम। और सोइल केमिस्ट्री के कौन है? सोइल केमिस्ट्री के हैं हमारे थॉमस वे। ठीक है, अब इडेफोलॉजिकल क्या होता है? मान लिया जाए कि ये आपका जो है पेड़ है, क्या है? पेड़ है, ये हमारी सोइल है।
सोइल पेड़ के लिए अच्छी है या नहीं, इनका रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इसका अध्ययन करना, मतलब ये इसका रिश्ता और इसका रिश्ता हो जाएगा या नहीं, ये इसके लिए सुटेबल है या नहीं। मतलब हायर प्लांट के रेफरेंस में अगर हम सोइल की स्टडी कर रहे हैं, कि जैसे राइस में बात करूं तो सैंडी सोइल में नहीं ग्रो होगा, उसके लिए स्पेसिफिक ब्लैक सोइल लगेगी, ब्लैक कॉटन सोइल लगेगी, जब जाके वो ग्रो होगा। तो इसको कहते हैं क्या, इडेफोलॉजी। क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर उसके बाद अगली जो हेडिंग है बहुत इजी है, रॉक एंड मिनरल्स। रॉक जो क्या होती है, रॉक्स भाई एक सॉलिड स्ट्रक्चर रॉक्स कहलाती है। फिर उसके बाद इनका ओरिजिन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, या किस किस आधार पर किया गया है, तो निर्माण के आधार पर, फॉर्मेशन के बेसिस पे इग्नियस रॉक है। इग्नियस नाम से ही है, जिसका जन्म आग से हुआ है। किससे हुआ है, आग से। जो लावा होता है, वोल्केनो होता है, उसके या तो अंदर जमा हो गया, वो ठंडा हो गया, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरेस्टिव जो इग्नियस रॉक कहलाएगी। बाहर आ गया तो फिर वो एक्सटेंसिव जो है ना, बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाएंगी, ठीक है, उनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इग्नियस में ये भी होता है कि आपको एसिडिटी के आधार पर पता होना चाहिए, जिसमें सिलिका ज्यादा होगी उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तीसरी मैं बात करूं तो अगली सेडिमेंट्री रॉक्स आती है। सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स या वाटर रॉक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कोई ना कोई बहा कर लाता है। मिट्टी है ना, इग्नियस रॉक से निर्माण होता है। मैं बात करूं तो कई बेसिक टर्म है कि सबसे ज्यादा कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, तो इग्नियस रॉक पाई जाती है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सब एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। मिनरल्स, अब आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स में आप डिफरेंस बताइए, या मिनरल्स के आप क्वालिटीज बताइए कि मिनरल्स किससे बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स किससे बने होते हैं, तत्वों से, एलिमेंट बनाते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे ऑर्थोक्लेज है, एपेटाइट है, ये क्या है, सब मिनरल है। मिनरल क्या करते हैं हमको, मिनरल ही हैं जो हमको कहीं ना कहीं प्लांट न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रॉक का पूरा क्लासिफिकेशन पूछ लिया, या फिर मिनरल का डिफरेंस पूछ लिया। अगला है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का टूटना, ठीक है, बेसिकली चट्टानों का टूटना। तो कुछ फिजिकल फैक्टर रहते हैं। फिजिकल में क्या होते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई। सनलाइट क्या करती हैं, आपको पता होगा, जब सनलाइट ज्यादा होती है तो चट्टानें थोड़ी फैलती हैं, और जब चट्टानें जैसे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं, ठंड में सिकुड़ती हैं और गर्मी में फैलती हैं। तो लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण चट्टानें जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर होने के कारण टूट जाती हैं। कुछ इस तरीके से ग्लेशियल भी होते हैं, विंड काम करती है, कई कारण हो सकते हैं। फिर आता है वेरी मोस्ट टॉपिक, मैं कहूंगा इसको, मैं वेरी मोस्ट क्यों कहूंगा, यहां से आपसे पूछ सकता है पूरी की पूरी केमिकल वेदरिंग बता दो, तो फिर आप क्या बताएंगे, केमिकल वेदरिंग वो पूछ सकता है आपसे पूरी की पूरी, ठीक है, ये मोस्ट मैं इसको कहूंगा। केमिकल वेदरिंग आपसे ऐसे कैसे पूछ सकता है कि केमिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है, पानी जुड़ता है, ठीक है, वाटर जुड़ता है, वाटर ऐड होता है, ठीक है, साथ ही साथ निच्छालन, लीचिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो सारा आपको पता होना चाहिए। वेदरिंग में केमिकल, अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पर ज्यादा होती है, तो केमिकल जो वेदरिंग होती है वो वहां ज्यादा होती है जहां पानी ज्यादा होता है, ठीक है। अगला है सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा सिलिकेट क्ले की डेफिनेशन। फिर इसमें हम आगे वो टॉपिक भी है शायद, जो इलाइट समूह होता है, मोन्टमोरिलोनाइट होता है, केओलिनाइट होता है, इनका पूरा फॉर्मूला कि इसमें 2:1 है या 1:1 है। 1:1 का मतलब हो गया कि एक सिलिका की परत होगी, एक किसकी परत होगी, एल्यूमिना की, 1:1। लेकिन 2:1 है तो जो 2 लेयर होंगी वो सिलिका की होंगी, एक लेयर होगी जो एल्यूमिना की होगी। फिर उसके बाद आपको इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसमें श्रिंकेज और स्वेलेज का गुण ज्यादा होगा, मतलब फूलने और सिकुड़ने का किसमें गुण ज्यादा होगा, है ना, सी किसकी ज्यादा होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो ये प्लास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी। ये आपको कुछ नॉर्मल बातें हैं, ये भैया दोस्त आपको पता होनी चाहिए अगर आप छोड़े एग्जाम देने जा रहे हो। बाकी तो ये बातें हम जेट के बच्चों को ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, बाकी आपने पढ़ी भी होगी इसको डिटेल से,
तो आपको और स्ट्रॉन्ग होके जाना है, क्योंकि भैया आपको अच्छी ओजीपी फर्स्ट सेमेस्टर आपका बनानी है, अच्छी ओजीपी बनानी है। एसजीपी आपको यहाँ कवर करोगे तो ओजीपी अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आपको अभी से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मैं आगे अपनी ओजीपी बढ़ा लूँगा, या ऐसा नहीं है, आपको अभी बढ़ा के चलनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो अगला है कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज पैदा हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्या होता है, एक आयन की जगह दूसरा आके बैठ गया तो इसको आयन एक्सचेंज बोलते हैं। कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन का मतलब हो गया जो एक तरीके से जो धनायन है, सोडियम की जगह हो सकता है हाइड्रोजन आ गया हो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हटे तो हो गया हो कैल्शियम आ गया हो, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, अलग अलग सबकी कैपेसिटी होती है। कुछ एनायन कैपेसिटी होती है, ठीक है। एनायन का मतलब कुछ ऋणायन भी एक दूसरे से लड़ते हैं। बेस सेचुरेशन, बेस सेचुरेशन मतलब मिट्टी के अंदर बेस जो कंज्यूम करने की पावर कितनी है, तो आपको उसका फॉर्मूला वगैरह वो सब आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो मैं पहले कहूंगा दोस्त, देखो आपको न्यू टाइप पहले क्लियर होनी चाहिए। जो भी आपके छोटे क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक है, या फिर एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। क्यों क्लियर होने चाहिए, क्योंकि भैया वहां से अगर वो आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप जो न्यू टाइप के तो नंबर आप अच्छे खासे ला ही सकते हो, तो ठीक है, फिर आपको थोड़ा उधर लोड कम हो जाता है। जो बच्चे बिल्कुल है ना अंतिम पड़ाव पे, वो न्यू टाइप को अच्छे से कवर करें। वहां पे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्या होता है, मोंटमोरिलोनाइट का क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताता हूं कि इलाइट खनिज में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा होता है। तो बहुत ही इजी सा आंसर है, पोटेशियम ज्यादा होता है। कौन सा ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेस सेचुरेशन आपको फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं, तो देखना सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस आती हैं कि ह्यूमिफिकेशन आता है, पोरजोलीकरण आता है, लैटेराइजेशन आता है, ठीक है। और इसके साथ में बात करूं तो और भी, जैसे कैल्सिफिकेशन आता है, डीकैल्सिफिकेशन, ये सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए भाई। अगला है सोइल ऑर्गेनिक मैटर। सोइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर में फल्विक अम्ल क्या होता है, ह्यूमिक क्या होता है, ह्यूमिन क्या होता है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको सर भी बता देंगे। ह्यूमिन जो होता है, मैं बात करूं कौन सा, ह्यूमिन, ह्यूमिन होता है, फल्विक होता है और ह्यूमिक होता है। ह्यूमिक तो ओनली एक में घुलता है, ठीक है। ह्यूमिक का किस में घुलेगा, ओनली बेस में, किस में, क्षार में घुलेगा, ठीक है। ह्यूमिन किसी में नहीं घुलता, फल्विक बोथ में, चाहे वो एसिटिक कंडीशन हो चाहे वो बेसिक कंडीशन हो, वो सब में घुलता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर में डिफरेंट मैटर होते हैं, उनमें से सबसे पहले कौन डिकम्पोज होता है, उसके बाद कौन होता है। जैसे लिग्निन है, लिग्निन है ना सबसे लास्ट में डिकम्पोज होता है, ठीक है। लिग्निन जो होता है वो सबसे लास्ट में डिकम्पोज होता है। शुरू में जो सिंपल, जैसे कि आपको मान लिया जाए आप खाना खाने गए हो और वहां पर दाल बाटी चूरमा हो रहा है, ठीक है। तो आप पहले कौन सी बाटी खाएंगे, है ना, तो आप पहले सॉफ्ट बाटी खाएंगे, जो चूरा वाली होती है ना, वो बाटी पहले आप खाएंगे। और फिर जब बाटियां नहीं बची हैं तो फिर आप कड़क बाटी भी खानी पड़ेगी, पर कड़क बाटी है ना लास्ट में खाएंगे। मान लिया जाए आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आप कहीं फंस गए हो, और एकदम हार्ड नेचर की बाटी है जिसपे आप खड़े हुए, मतलब एक तरीके से कितना ही प्रेशर डालो वो नहीं टूट रही, लेकिन फिर भी आपको भूख लग रही है भाई, आप ऐसी जगह फंस गए हो, उसको खाने पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप, मेरा हिसाब ये कहता है, वो ऑफकोर्स सबका हिसाब ये कहता है, पहले हम वो बाटी या रोटी खाएंगे जो इजीली टूट सके। वैसे ही हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, सबसे पहले जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, सिंपल प्रोटीन होते हैं, फिर उसके बाद क्रूड प्रोटीन, फिर उसके बाद हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी टफ होता है, पॉलीसैकेराइड होता है ना, उसको तोड़ता है। और लास्ट में जो सबसे नहीं टूटता, मतलब जेसीबी, ऐसी बाटी जिस पर जेसीबी चला लो जब भी नहीं टूटे, वो है हमारी कौन, लिग्निन बहुत लेट टूटता है, तो इसके लिए फिर हमको थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है।
अगला मैं बात करूं पेडोजोनिक प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है पेडोजोनिक की, मृदा निर्माण की क्या क्या प्रोसेस है सोइल फॉर्मेशन की। अगला है सोइल कोलाइड। सोइल कोलाइड में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है, सोइल कोलाइड में आ जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वैसे हम वही इलाइट मोन्टमोरेनाइट ये आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल कोलाइड, सोइल कोलाइड की क्या क्या विशेषता है। आयन एक्सचेंज इन सोइल, सोइल में आयन एक्सचेंज कैसे कैसे होते हैं, ये एक बेसिक सी हेडिंग है, लेकिन आपको सोइल प्रिपरेशन जो है, सोइल फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर इसको वेरी मोस्ट करूँगा क्योंकि वाकई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोइल फॉर्मेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं। बाकी सोइल कोलाइड के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि सोइल कोलाइड क्या होती हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आयन एक्सचेंज इन सोइल क्या है, ठीक है, कैसे होता है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, बड़े में। अब जो अगला टॉपिक है वो है सोइल प्रोफाइल। आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, आई होप क्या आप वाकई हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, भाई हो मेरे, है ना, वो जो मैं जेट उनको पढ़ाता हूँ तो वहाँ से थोड़ा बच्चे बोलने के आया, बाकी आप तो मेरे भाई बहन हो, ठीक है, बराबर की इसके ही हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, होगा 3-4, अभी एमएससी हुई है मेरी, तो है ना। सोइल प्रोफाइल की मैं बात करूँ, सोइल प्रोफाइल, ठीक है, सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जब हम मृदा की एक वर्टिकल सेक्शन में देखें, अगर हम सोइल को वर्टिकल सेक्शन में देखें तो वहां पर बहुत सारे हमको होरिजन दिखाई देते हैं, बिल्कुल एकदम समांतर पैरेलल हमको क्या दिखाई देते हैं, वहां पर होरिजन दिखाई देते हैं। उन होरिजन को हम क्या बोलते हैं, उन होरिजन को होरिजन बोलते हैं। अब वो लेयर्स जो होती हैं या होरिजन होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, ओ दिया जाता है, किसी को ए दिया जाता है, किसी को बी सी आर, ऐसे करके उनके नाम दिए जाते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब किसी में क्या प्रोसेस होती है, किसी में इलुविएशन होता है, किसी में इलुविएशन होता है, मतलब किसी में एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसे कहते हैं ILU। आई लव यू तो आपको मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन उसको ILU से बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक होता है इलुविएशन, इलुविएशन, एक होता है ये वाला इलुविएशन, ILU वाला इलुविएशन, ठीक है, ये वाला, इसलिए मैं आई लव यू बोल रहा था, ILU बोला था मैंने, आई लव यू थोड़ी बोला था। हाँ, और आपको मैं प्रेम करता भी हूँ, आपसे प्यार करते हैं हम, है ना, हमारा संस्थान आपसे, क्योंकि आप हमसे करते हैं, जब भी तो आप वीडियो को इतना प्यार करते हैं, ठीक है। ये ELU वाला हो गया, ये ILU वाला हो गया। ये होता है जो बिट्टू संस्तर होता है, B2 है ना, बिट्टू है ना, ऐसा बोलते हैं हम जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं। और ये वाला है कौन सा, जो A2 संस्तर होता है, कौन सा वाला होता है ये, A2 संस्तर, A2 होरिजन को इलुविएशन बोलते हैं, इसको इलुविएशन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से जो क्ले होती है या आयरन ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, वो बह बहकर कहाँ आ जाते हैं, B2 में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं भाई, B2 में आ जाते हैं, ठीक है, B2 में, ठीक है। अगला मैं बात करूं तो सोइल टेक्सचर क्या होता है। सोइल टेक्सचर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सोइल टेक्सचर मैंने बहुत बारी क्लासें ली हैं बच्चों की, है ना, तो वहां पर उनको ये नहीं पता होता कोई सोइल टेक्सचर क्या होता है और सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है। सोइल टेक्सचर का मतलब होता है कि उसमें सैंड सिल्ट क्ले कितना है, सैंड सिल्ट क्ले कितना है, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज नोन एज सोइल टेक्सचर। कितना कितना है उसके आधार पर ग्रेड बांटी गई है, अलग अलग सोइल टेक्सचर की कैटेगरी डेवलप की गई है। अगला है सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर का मतलब कि वो अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, वो प्लेट फॉर्म में है या वो वर्टिकली है, या फिर हो सकता है वो स्फेरिकल फॉर्म में हो या कोई प्रिज्म फॉर्म में हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट स्ट्रक्चर मानी जाती है वो मानी जाती है क्रम्बी स्ट्रक्चर। कौन सी मानी जाती है दोस्त, क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट मानी जाती है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे जो बेस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी, क्रम्बी स्ट्रक्चर या स्फेरिकल सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर मानी जाती है। अगला है बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। अगर आप कहें तो कमेंट में आप कह सकते हैं, आपके जो मतलब आपके मतलब एक बड़े भैया ही मान लो, है ना, सर तो नहीं कहूँगा, इतनी बड़ी उपाधि मैं नहीं दूंगा खुद को, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ना, बहुत मतलब जीवन में ऐसा रहना चाहिए कि कभी इतने बड़े नहीं है, अभी हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और अभी बहुत आगे जाना है जीवन में, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी अगर आप कहेंगे तो आपको मैं वो जो टॉपिक है
वो ले आऊँगा और आपको बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, पर उसके लिए आप कमेंट में अगर 10 कमेंट 20 कमेंट आते हैं कि हाँ सर पढ़ा दीजिए, अच्छा मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर एकदम सिस्टमेटिक, आज तक नहीं पढ़ी होगी ऐसी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, तो पढ़ा देंगे आपको, आपकी इच्छा होगी तो, पर कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद देखें बल्क डेंसिटी के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। अगला सोइल कंसिस्टेंसी। सोइल कंसिस्टेंसी आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, वो जब मैं क्लास लूंगा तो वहां पे भी अगर समझा दूंगा, आपका इंटरेस्टेड है तो। सोइल कंसिस्टेंसी क्या होती है? सोइल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ सोइल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कि हम उसको है ना एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, लेकिन सोइल मना कर रही है, ना 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 मुझे स्ट्रक्चर मत दो। सोइल रेजिस्टेंट ऑफ सोइल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है बदलने के प्रति क्या कर रही है, एट वेरियस मॉइस्चर लेवल। वेरियस मॉइस्चर लेवल का मतलब होता है अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे जो हमारी सोइल होती है, वो हम उसको एक मॉडिफिकेशन या रैप्चर बदलना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कह रही है, नहीं, रेजिस्टेंस कर रही है, तो इसको कहते हैं सोइल कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? सोइल कंसिस्टेंसी कहते हैं। वो रोक रही है, अलग अलग पे अलग अलग होती है ना, फील्ड कैपेसिटी पर अलग होती है ना, एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर अलग मॉइस्चर होती है, तो ये सारा। सोइल टेम्परेचर, सोइल टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, सोइल का तापमान जो आपको पता होना चाहिए, क्या कैसे क्या क्या फैक्टर हैं जो सोइल के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमस इफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमस अगर ज्यादा है तो सोइल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सोइल एयर, सोइल के एयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स। अब मैं बात करूं सोइल एयर माइक्रोपोर में होती है मैक्रोपोर में, तो आप कहेंगे सर जो सोइल एयर होती है वो माइक्रोपोर में होती है, और सोइल वाटर वो किस में, सॉरी, जो सोइल एयर होती है वो, हाँ राइट, वो मैक्रोपोर में होती है। किस में होती है? मैक्रोपोर में। और जो सोइल वाटर होता है वो किस में होता है? माइक्रोपोर में। दो प्रकार के पोर होते हैं। जो सबसे हेल्दी सोइल रहती है उसमें जो रेशो रहता है 1:1 का रहता है। आपको सोइल का जो कंपोजिशन है वो पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। सोइल रिएक्शन एंड बफरिंग कैपेसिटी। सोइल रिएक्शन का मतलब एक तरीके से हो गया कि मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है ना। उसका पीएच। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि पीएच को परिवर्तन, मतलब मिट्टी जो है, सोइल है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसको रोक रहे हैं, सोइल के पीएच चेंज होने को रोक रहे हैं। कईयों में, अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि थोड़ा सा दुखाया बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, ओ हो सर ये भगवान पता नहीं मेरे को ही क्यों इतने दुख देता है। कई होते हैं कि सर थोड़ा सा सुखाया गया तो है ना बदल जाते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छा समय आया और एटीट्यूड, ओ हो मैं ही हूँ भाई पूरी दुनिया में, फर्स्ट रैंक आते ही तो बस बात ही छोड़ दी पढ़ाई, भाई क्या करनी है पढ़ाई करके, फर्स्ट रैंक आ गई भाई की, फिर पता ही नहीं लगता उनका, नीचे नीचे तो ऊपर। लेकिन कोई बहुत अच्छे आदमी होते हैं जो है ना दुख की परिस्थिति है उसको भी बहुत अच्छे से सहन करते हैं, सुख की है उसको भी बहुत अच्छे से सहन करते हैं, तो इसको कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी। मतलब जो विपरीत परिस्थिति आने पर तुरंत चेंज ना होने दे। मतलब एक बफरिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया सोइल जो है वो कभी भी ऐसे ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो तुरंत ना तो पीएच को बढ़ाए ना पीएच को तुरंत कम करे। इसको कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी कि मतलब रेजिस्टेंस करना किसका, पीएच जो चेंज है उसका रेजिस्टेंस करना बफरिंग कैपेसिटी। और सोइल में होनी भी चाहिए। अगर सोइल में ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब पता क्या होगा, रात को आप अम्लीय मिट्टी छोड़ के जा रही हो, सुबह क्षारीय हो गई, फिर क्या गारंटी है। तो इसलिए बफरिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। और आपने तो क्रॉप उस हिसाब से बोई थी कि अम्लीय कंडीशन के हिसाब से, और सुबह देखा तो क्षारीय हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बफरिंग कैपेसिटी। सोइल टैक्सोनॉमी। सोइल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? सोइल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, देखना यहाँ पर, कि आपको पूरा वर्गीकरण करना है किसका, सोइल का, है ना। उसके आधार पर बांटे गए हैं ना, सोइल ऑर्डर बांटे गए हैं। वैसे ये सब एक ही टॉपिक है। सोइल ऑर्डर हो गया, सोइल्स ऑफ इंडिया हो गई, ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, की ऑफ ये वर्टिसोल, एल्फीसोल, ये जो पूरे 12 ऑर्डर हैं ये आपको पूरे पता होना चाहिए सोइल टैक्सोनॉमी में। पर अभी ये वीडियो एंड नहीं हुई है, वीडियो इसके साथ ही मैं देखो थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा। अब यहां पर सोइल साइंस में नंबर आप कमा सकते हैं। नंबर कमाने का मतलब
कि आप यहाँ से नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। और सब्जेक्टों की कंपेरिजन, एग्रोनॉमी हुई, सोइल साइंस हुई, तो यहाँ से आप नंबर ज़्यादा कबाड़ सकते हैं। ज़्यादा कबाड़ने से आपको क्या होगा, बेनिफिट होगी एसजीपी में। तो मैं क्या करूँ सर, ज़्यादा कबाड़, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान करना है न्यू टाइप जो आपकी आएगी, ठीक है। न्यू टाइप तो सर पूरी कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपने करा रखी है ना सर, हमारे रमेश जी सर ने आपको मिल जाएगी। कहाँ पर करा रखी है, एप्लीकेशन पर। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर दूसरा अगर सर मेरे को पेपर नहीं पता कैसा आएगा, तो हमारे गैस पेपर आपके लिए हैं, वहाँ पर आपको पूरे गैस पेपर सोल्व करा दिए जाएंगे, आप खुद से भी करें सोल्व, ठीक है। अब आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, न्यू टाइप आपको आ गई, आपने कर दिया फटाफट 10 मिनट में। फिर उसके बाद जब पेपर आपका मैन पेपर आपके पास आएगा, मैन पेपर, फिर आपको क्या करना है, मैन पेपर में आपको क्या करना है, मैन पेपर में सबसे पहले आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, उन पे कंसंट्रेट करना है। फिर उसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन जो आता है शायद बड़ा आता है, अथवा वाला, तो आपको थोड़ा सा अथवा वाले पे भी करके जाना है, ठीक है। कमान करके जानी है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं फिर बता दूं, सोइल फॉर्मेशन हुआ, सोइल ये टैक्सोनॉमी हुई, ठीक है, उसके साथ साथ वेदरिंग हुई, यहाँ से क्वेश्चन बड़े बनने के चांस है और आते भी हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन पहले सॉल्व करें ताकि हम बड़े क्वेश्चन ज़्यादा, फिर उसके बाद हम छोटे क्वेश्चनों पे डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए। आप भाई अब बहुत अच्छी क्लास में कॉलेज में आ गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमको कहाँ से बनेगा, डेफिनेशन कहाँ से बनेगी। तो ये बातें बताने की नहीं होती, ये बातें खुद समझने की होती है। यही तो फर्क होता है टॉपर में और इसमें। आपको खुद पता करना है कि सर मुझे यहाँ से मेरी डेफिनेशन बन सकती है, तो सर इसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। यहाँ से सर मेरा जो बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है, मैं सर इसको स्ट्रॉन्ग करूँ। यहाँ से सर मेरे अंतर बन सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा, ठीक है। यहाँ से मेरे जो न्यू टाइप है, आपने सिखा दिया सर ऐसा पैटर्न आएगा, तो क्यों ना मैं खुद कोशिश करके देखूँ। अभी भी आपके पास गैस पेपर पढ़ सकते हो, और जो 1 नाइट वाला तो ठीक है 1 नाइट में, लेकिन मैं आपको कहूँ ये 1 नाइट ज़्यादा काम नहीं देती है। अगर पर आपको एक रात में ही रहना है या आगे भी बढ़ना है, वो एक रात का पढ़ा हुआ एक रात में ही याद रहता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा, और फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो तैयार करना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तैयार करके और फिर आप वहाँ पे जब जाओ तो जो टॉपिक है वो आपको नहीं आ रहे वो अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। अब पूछ सकता है आपसे बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस को क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैं समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम का थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। और आपको हमारे संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक है, और हम दुआ करेंगे कि आपका पेपर अच्छा जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो को अच्छे से शेयर करना दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ग्रुप्स में, ठीक है। तो मन तो नहीं है, लेकिन आपसे इजाज़त ले लेना चाहूँगा। धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे परिवार के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।